बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, स्पेशली आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का पेपर है यानी कि इतिहास का जो मिड टर्म का एग्जाम है वो आपका कल होने वाला है। तो इस संबंध में कल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, और स्पेशली बात यह है ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैं आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब सभी दोनों ही मीडियम के बच्चे एकदम बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को जरूर समझें, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, देखो वैसे तो आप सभी को इसके जो सामान्य निर्देश है वो पता ही होगा, पेपर का पैटर्न पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। 1 मिनट के अंदर टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे 80 होने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें सेक्शन 1 जो रहेगा हमारा, इसमें 1 से लेकर 20 तक के 62 क्वेश्चन होंगे, 17 एमसीक्यू होंगे और 3 वन वर्ड या फिर 1 सेंटेंस वाले रहेंगे। खंड खा में 21 यानी कि एक ही क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, जिसमें स्रोत आधारित 3 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। फिर खंड गा रहेगा 22 से लेकर 25 तक, ये 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देने वाले हैं। खंड घा जो है मतलब बेसिकली खंड गा में ना आपके 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और खंड घा में 26 से 28 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको चॉइस मिलेगी। और खंड जो नया रहेगा हमारा, इसमें हमारे 29 30 31 3 क्वेश्चन स्रोत आधारित 5 मार्क्स के होंगे। अब खंड 4 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये 6 मार्क्स का मैप बेस्ड रहेगा। अब मैं आपको क्या करूंगा कि 6 मार्क्स के इसमें ना एक और मैप में आपको समझा दूंगा, ताकि दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपके एग्जाम। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको जो क्वेश्चन समझाने वाला हूं आपके कल के एग्जाम में एज इट इज सेम रिपीट होने के। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज और यहाँ पे समझो, हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में समझेंगे। इस वाले पार्ट में इस वीडियो में हम आपका खंड का, खा और गा यानी कि 1 से लेके क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 25 तक, इसको हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में समझ लेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 रहेगा उसका लिंक बच्चों आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ठीक 2 से 3 घंटे के अंदर वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हम बच्चों आपके जो 8 मार्क्स क्वेश्चन है इसे करेंगे, स्रोत आधारित क्वेश्चन को करेंगे और जो मैप है इसको करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल और केवल ये 3 पॉइंट करने वाले हैं, खंड का, खा और गा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, 2-3 घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक चीज और, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, आप सभी जो भी लाइव में जुड़ चुके हैं या फिर कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं एमसीक्यू का। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या डी, जो भी आपको लगता है जो भी, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप मिलान कीजिएगा। जिस तरीके से मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, मेरे आंसर देने से पहले बताएं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना। ठीक है, क्या क्या कथन है भाई, 3 कथन है टोटल। पहला कथन कहता है मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्द, एक है मेसोस यानी मध्य और दूसरा है पोटमोस यानी नदी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला वाला तो हमारा राइट हो गया। सेकंड है मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को इंगित करती है। बिल्कुल ये भी राइट है। तीसरा दिया हुआ है बच्चों, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में ईरान गणराज्य में है। गलत है, ये ईरान नहीं होगा बच्चों, ये होगा इराक। क्या होगा, ये इराक होगा। यानी कि हमारा केवल पहला ठीक है और दूसरा ठीक है। तो ऑप्शन में देखें कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला वाला है, पहला दूसरा, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 से 4 चीजें पता चल गई। क्या कि मेसोपोटामिया शब्द किससे बना है, दो जो यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं उससे, मेसोस यानी मध्य, पोटोमस यानी नदी से। और ये जो है मेसोपोटामिया, ये 2 क्षेत्रों को इंगित करती है नदी के आसपास का, दजला और फरात। और वर्तमान में ये जो है वो किस गणराज्य का हिस्सा है, इराक का। ठीक है, तो आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में 4-5 चीजें पता चल गई। अब इनमें से कोई सा भी एमसीक्यू आ जाएगा ना, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत से एमसीक्यू मैंने तैयार करवा दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसलिए आप यहाँ से इसे पढ़ लीजिए। ठीक है,
आपको सीधा आंसर बता दूंगा। यहाँ पे हमारा जो ए रहेगा ये ठीक है, ए और बी राइट है, सी गलत है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे हमारा, विश्व मार्ग के रूप में अधिक महत्वपूर्ण क्या थे, यानी कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस एज द वर्ल्ड वे। ठीक है, आपके ऑप्शन है दजला नदी थी, फरात नदी, समुद्री मार्ग या फिर नील नदी। तो आप सभी को पता है जो मारी नगर होता है, यहाँ पे जब जो भी व्यापार वगैरह होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है, तो इस संबंध में जो फरात नदी होती है, कौन सी, फरात नदी, ये विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध होने लगती है, फ्रेटस रिवर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड आ जाता है, सेकंड तो कर ही लिया है। थर्ड है, जो एक जर्मनी की जाति थी, इस जर्मनी की जाति ने फ्रैंक, इसने गॉल को जब अपना नाम दिया तब वो क्या कहलाया। चैप्टर नंबर 6 से सामंतवाद के संबंध में है कि जर्मनी की एक जनजाति जिसका नाम था फ्रैंक, इसने गॉल को जब अपना नाम दिया तब वो क्या कहलाया। आपके ऑप्शन में वो गॉल बन गया, वो पेरिस बन गया, वो फ्रांस बन गया, वो यूरोप बन गया। तो कई बच्चे कहेंगे अरे गॉल को नाम दिया है तो हो सकता है गॉल ही बना होगा, लेकिन जिसे पता है वो कहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरोप में भयंकर अकाल 14वीं शताब्दी में कब पड़ा था। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1300 से 1399। ठीक है, जब भी हम शताब्दी की बात करते हैं तो याद रखना हम उससे 100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं से हम ऐसा नहीं होगा कि 1400 से लेके 1500 की, नहीं, हम उससे 100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे कब अकाल पड़ा था, तो अगर हम देखें तो आइडियली जो है वो ए और सी तो यहाँ से आउट ऑफ ऑप्शन हो जाते हैं, बचते हैं ये दो। तो 2 साल तक पड़ा था, कौन कौन से थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1315 से 1317 तक। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया बहुत अच्छी बात है। सही बच्चे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे आंसर करने की जरूरत मतलब करें, बेसिकली कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, रोमन साम्राज्य के संबंध में है कि जो राजा का सिंहासन होता था वो किस पर आधारित होता था, पारिवारिक वंशक्रम पर, यानी कि पितृवंशिकता के आधार पे, पारिवारिक वंशक्रम के आधार पे, योग्यता या फिर युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है राजा का सिंहासन किस पे आधारित था बच्चों, पारिवारिक वंशक्रम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा इंग्लिश में देख लीजिए, फैमिली इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, सॉलिडस नामक का एक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। यह कार्य किसके द्वारा किया गया। सिंपल सा बात है, जो सॉलिडस नामक सिक्का था ये चलाया किसके द्वारा गया था, सिंपल सा ही बता दें। ठीक है, आपके ऑप्शन है सम्राट डायोक्लिशियन, कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट ऑगस्टस या फिर कोलुमेला। यहाँ पे देखो राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बच्चों, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में, ठीक है, किसे, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में जो किसान होते थे उनके द्वारा जो फसल उगाई जाती थी उसका 10वां भाग लेने का अधिकार था। यानी कि किसान ने एक वर्ष में 10 रुपए की फसल उगाई है तो 1 रुपया ये जो चर्च हुआ करते थे ये ले जाते थे। तो इसे क्या कहा जाता था, प्रायर, आवे, टीथ या फिर टैली। तो यहाँ पे देखो टैली क्या था, ये बेसिकली एक कर हुआ करता था। आवे ये मठों में रहने वाले एक तरीके से लोग टाइप में हुआ करते थे। प्रायर जो घूम घूम कर शिक्षा वगैरह दिया करते थे। यानी कि जो चर्च के बारे में ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, टीथ कहा करते थे। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें अभिकथन कारण दिए गए हैं। अभिकथन में हमसे कहा गया है बच्चों, चंगेज खान उन जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे इसकी पहचान योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। बिल्कुल ठीक। उसकी सेना, कारण है उसकी सेना जो थी वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई जो 10, 100, 1000 और सैनिकों की इकाई में विभाजित की गई थी। यहाँ पे देखो अभिकथन भी ठीक है चंगेज खान के बारे में और उसकी सेना के बारे में, कारण भी ठीक है, दैट मींस, और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो assertion is right, reason is also right and reason is correct explanation of assertion। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो आपके नीले नीले वर्ड में लिखा रहता है ना शुरुआत में चैप्टर्स के, वहां से लिया गया है कि सुमेर ईंटों से बना हुआ भूमि का शहर है। यह कथन किस दस्तावेज में कहा गया है। आपके ऑप्शन है सुमेर ईंटों से बने हुए भूमि के शहर के दस्तावेज के बारे में, बुक ऑफ जोनेसिस, बाइबल,
गिलगेमिश या फिर ओल्ड टेस्टामेंट। तो हालांकि ये सभी जो बातें हैं, ये जो सभी वर्ड है, ये है तो मेसोपोटामिया के संबंध में ही, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है ये किस में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुक ऑफ जोनेसिस में, सॉरी जेनेसिस में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है शासक के द्वारा लगाया गया जो टेलीकर होता था, ठीक है, ये किसके लिए होता था? शासक ने जो टेलीकर लगाया, क्या ये पादरी वर्ग के लिए होता था? हम सभी को पता है पादरी वर्ग को कर देना नहीं पड़ता था। कृषक वर्ग के लिए या फिर अभिजात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो टेलीकर है ये हुआ करता था कृषक वर्ग, जो स्वतंत्र होते थे और दास कृषक, इन सभी के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे जाता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमसे एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले जो इस्लाम हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि अरब प्रदेश से जो इस्लाम शुरू हुआ, इससे प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी डैश कहा जाता है। तो अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बच्चों सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति, यानी कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन मतलब आंसर इस तरीके से आप लिख दोगे। आगे अब यहाँ पे देखो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे पूछा गया बच्चों तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में। तो 3 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप ये जो तीनों पॉइंट है इसको लिख दोगे, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट चाहो तो और ऐड कर देना, बाकी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम पहले समझते हैं कि ये दिया क्या हुआ है। तीसरी शताब्दी के बारे में ये कहा गया है कि तीसरी शताब्दी में ईरान के जो ससानी वंश थे, इनके बार बार आक्रमण हुए। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। 225 ईसा पूर्व में ससानी वंश के एक व्यक्ति थे शापुर प्रथम। इन्होंने कहा कि मैंने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम की जो पूरी राजधानी थी एंटियोक, इस पे अधिकार कर लिया। रोमवासी ये जो आक्रमणकारी हुआ करते थे, इन्हें विदेशी वर्वर वगैरह कहा करते थे। तो तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में अभी 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको इसी पेपर में आगे कराऊंगा, आगे देख लेना। तो यहाँ पे तो वैसे तो सारे ऑप्शन ही, सारे पॉइंट ही जो सारे के सारे गलत मतलब सही है बेसिकली, ठीक है, तीसरी शताब्दी के संकट के बाद। आइए आगे देख लेते हैं इंग्लिश में इस तरीके। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया बच्चों एन मरकर, ये वो मेसोपोटामिया में जो एन मरकर महाकाव्य है उसके बारे में है कि एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवद एवं अन्य जो बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य धातु है, इसे मंगाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने दूत को भेजा। उस दूत का क्या नाम था? ठीक है, तो एन मरकर ने जिस दूत को भेजा वो बताओ। नाम है आपके सामने अरट्टा, गिलगेमिश, नेबोनिडस या फिर सिकंदर। तो सिकंदर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, गिलगेमिश भी नहीं हो सकता है, बचे 2 ऑप्शन अरट्टा और नेबोनिडस। तो इन दोनों में राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अरट्टा दूत को भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? कोलुमेला, कॉन्स्टेंटाइन, प्लिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है एक तो सॉलिडस और सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली, इन सभी की शुरुआत होती है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 15। इसमें हमसे पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में जो परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार किन देशों से अधिक हुआ करता था? ठीक है, यानी कि सिंपल सा बताना है, रोमन साम्राज्य जो था इसमें 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास में अंगूरी शराब, जैतून का तेल, इसका व्यापार किन देशों से अधिक होता था? आपके ऑप्शन है दक्षिण एशिया और तुर्की से, सीरिया और फिलिस्तीन से, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर भूमध्य सागरीय देश और अमेरिका से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बच्चों अंगूरी शराब और जैतून तेल के व्यापार के बारे में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन इस तरीके से, आइए इसे पढ़ते हैं एक बार। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम 16 की बात कर रहे थे। चंगेज खान जो था इसे आखिर समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? क्या कारण था चंगेज खान को समुद्री उपाधि देने का? आपके ऑप्शन है चंगेज खान के द्वारा जमुका और नेमन लोगों का निर्णायक रूप से इन्हें पराजित करके भगा दिया गया। चंगेज खान के द्वारा स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वो उभरा था। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे बच्चों सही है। ठीक है, इसीलिए उसे समुद्री खान की उपाधि दी गई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया बच्चों जो यायावर कबीले हुआ करते थे रोमन साम्राज्य के शुरुआती दौर में, तो इन्होंने क्या किया? चीन पर
ये लोग बार बार आक्रमण करते रहते थे और चीन के नगरों को लूट लिया करते थे। तो ऐसे में चीन के शासकों ने सोचा कि हमें भाई सुरक्षा की जरूरत है, तो इन्होंने आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने डैश बनवाई। तो क्या बनवाई? क्या कोई महान दीवार बनवाई, महान रक्षा कवच बनाया, या फिर अपनी महान सेना बनाई, या फिर महान घुड़सवारी को सेना बनाई? तो इनको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान दीवार बनवाई थी बेसिकली इन्होंने। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, ऑप्शन ए राइट। 18 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया बच्चों, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑगस्टस, बिल्कुल नहीं। तेमजुन हो सकता है, टिबेरियस बिल्कुल नहीं, गिलगेमिस बिल्कुल नहीं। हाँ फिर ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमजुन हुआ करता। अब एक एक मार्क्स से यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी बच्चों 1227 ईस्वी में, यानी कि सन 1227 में। उसके बाद है, कुरिलताई की एक सभा में उसे चंगेज खान समुद्री खान या फिर सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोल का महानायक घोषित किया गया। ये कब काम किया गया था? तो ये काम किया था बच्चों 1206 ईस्वी में, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेक्शन नंबर जो ए होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, इससे हमने एकदम आसान तरीके से 16 से 17 मिनट के अंदर कर लिया है कंप्लीट। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आएगा बच्चों सेक्शन नंबर 20 स्रोत आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एक मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन। तो दिया हुआ है बच्चों, सम्राट त्राजन का स्वप्न भारत की विजय के बारे में। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला बच्चों दिया हुआ है कि उपरोक्त विवरण में सम्राट त्राजन किस नदी की ओर बढ़ रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो फरात नदी की ओर बढ़ रहा था, यानी कि सिंपल सी बात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट त्राजन फरात नदी की ओर आगे होते हुए कहां पहुंचा? तो देखते हैं भाई कहां पहुंचा। तो यह आगे बढ़ते हुए पार्थियन की राजधानी टेसिफून पहुंचा। हाँ, पार्थियन की राजधानी टेसिफून। तो देखते हैं कहां लिखा हुआ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पार्थियन की राजधानी टेसिफून। थर्ड क्वेश्चन है, सम्राट त्राजन भारत की ओर जाने वाली किसी वाणिज्यिक पोत को लालयित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था, यह कथन किस व्यक्ति ने कहा है? तो आइए देखते हैं कहां पे दिया हुआ है इसका आंसर। ओके, ठीक है, ये रहे, कैसियस डियो के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ ये रहा, इतिहासकार कैसिटस डियो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो स्रोत वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने एकदम इजी वे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर काफी इजी आएगा, टेंशन मत लो। जो आपका ऑफिशियल था उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन अब हमने उसको सुधार के यहाँ पे एक नया पेपर बनाया आपके लिए, डोंट वरी, अब अच्छा ही पेपर आएगा। ठीक है, वेल अब यहाँ पे बात करेंगे हम सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी में हमारे टोटल 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको एक भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, क्या मारीनगर में शासक हुआ करते थे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, यानी कि यदि मारीनगर में शासक होते थे तो बताओ, अगर नहीं होते थे तो भी बताओ। तो हम लिखेंगे इसके पक्ष में, क्योंकि भाई मारीनगर में शासक हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे आंसर लिखेंगे। मारीनगर शासक, मारीनगर के जो शासक थे यानी कि राजा थे, संभवतः वो एमोराइट समुदाय के रहे थे। एमोराइट समुदाय के ये शासक, इनकी पोशाक जो थी वहां के जो मूल निवासी हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, उनसे काफी अलग होती थी। इन्होंने मेसोपोटामिया के जो देवी देवता हुआ करते थे, ठीक है, उनके कुल देवी देवता वगैरह, इनका इन्होंने आदर नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्टेपी क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र था मेसोपोटामिया में, स्टेपी क्षेत्र, वहां के देवता जिनका नाम था डैगन, इसके लिए मारीनगर में एक मंदिर भी बनवाया है। यानी कि ये जो राजा हुआ करते थे एमोराइट समुदाय के, सिंपल सा है, इन्होंने क्या किया, जो मारी के देवी देवता थे इनका तो आदर किया नहीं भाई, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता जिनका नाम था डैगन, उनके लिए मारीनगर में एक मंदिर बनवाया। ठीक है, अब इन्होंने मेसोपोटामिया समाज का और वहां की संस्कृति की भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के बीच में खुली थी। यानी कि मेसोपोटामिया के इस कथन के बारे में क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया का समाज, वहां पर बहुत सारी सांस्कृतिक विभिन्नताएं, बहुत सारे समुदाय के लोग वहां पे रहते थे।
मारी के राजा जो थे वो हमेशा उन्हें सतर्क रहना पड़ता था, उन्हें सावधान रहना पड़ता था, उन्हें हमेशा एकदम जागृत रहना पड़ता था कि कहीं से कोई आकर उन पर आक्रमण ना कर दे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि माली नगर में जो शासक वगैरह हुआ करते थे, इन्होंने जितने भी चरवाहे वगैरह हैं इनको आजादी तो दे रखी थी कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, कहीं पे भी अपनी भेड़ बकरी को चरा सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ये गलती से कुछ होता है ना कि कुछ कांड ना कर दें, तो इसीलिए उन पर कड़ी नजर भी रखी जाती थी। तो इस संबंध में हम कहेंगे कि मारी नगर में शासक हुआ करते थे जो कि एमोराइट समुदाय के थे। मूल निवासियों से पोशाक इनकी भिन्न होती थी, ठीक है, कुर्ते पजामे इस टाइप में। मेसोपोटामिया के देवताओं का आदर नहीं किया, इस टाइप के क्षेत्र के देवताओं का आदर किया, मंदिर बनवाया, ठीक है। और इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख दोगे। 3 मार्क्स का है तो ज्यादा बड़ा मैं आपको बताऊंगा नहीं, एकदम सिंपल सा आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका ये एकदम इजी वे में। अब चाहो इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। Was there a ruler in the city of Mari? Give an argument in favor of your answer. बिल्कुल थे यहाँ पे राजा, इस तरीके से लिख देंगे। अब मैंने अभी आपको जो बताया था कि तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, लेकिन तीसरी शताब्दी में संकट उभरा, स्पष्ट कीजिए। यानी कि सिंपल सा तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में आपको बताना है। अब देखो, तीसरी शताब्दी से पहले जो प्रथम द्वितीय शताब्दियां थी, ये शांति का, समृद्धि का और आर्थिक विस्तार का प्रतीक बनी थी। लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा। कब उभरा? जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण यहाँ पे होने लगे थे। इसी बीच जर्मन के जो मूल जनजाति थी, जिसमें फ्रैंक आ जाता है, एलमन्नाई आ जाता है और गोथ आ जाता है, इन सभी ने क्या किया? रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। किन्होंने? ये जो जर्मन मूल की जनजातियां थी, कौन? फ्रैंक, एनमलाई और ये जो एल मन्नाई और गोथ, इन्होंने क्या किया? ऐसी कई जातियां थी जिन्होंने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आए 225 ईसा पूर्व में, जिनका नाम था ससानी वंश के शाहपुर प्रथम। इन्होंने कहा कि मैंने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया, मैंने मौत के घाट उतार दिया। और इन्होंने रोम की जो पूर्वी यानी कि वर्तमान से पहले की जो राजधानी थी, जिसका नाम था एंटियोक, उस पर अपना अधिकार कर लिया। और जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमा पर आक्रमण करके वहां से रोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। धीरे धीरे करके ये जो सम्राट थे और रोमन साम्राज्य के सम्राट, ये उन लोगों के खिलाफ लड़ा करते थे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। और जैसे जैसे लगातार आक्रमण बढ़ते चले गए, तो वहां पर केवल 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। यानी कि हम कह सकते हैं एक सम्राट 2 वर्षों तक भी नहीं रुका। तो इसी को कहा गया तीसरी शताब्दी का संकट। ठीक है बच्चों, एकदम इजी वे में आप यहां से इसे समझ सकते हो। ओके, वेल आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखेंगे, द फर्स्ट एंड सेकेंड centuries were a symbol of peace, prosperity and economic expansion, but the crisis emerged in the 3rd century. Explain. लिख देंगे इस तरीके से आंसर, है ना, इजी वे में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करो। ठीक है, आइए समझते हैं मंगोलों की सामाजिक स्थिति के बारे में। तो पहला बच्चों यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है हमारा, मंगोलों में सामाजिक विविधता जो थी, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग थे। जैसे कि यहाँ पे पशुपालक भी थे, तो यहाँ पे शिकारी संग्राहक थे, और दोनों ही एक दूसरे के मतलब शिकारी संग्राहक के लिए पशुपालक एक धन के रूप में ये लोग इसे देखा करते थे। पशुपालक समाज जो हुआ करते थे, बेसिकली ये घोड़ों को, भेड़ों को, ऊंटों को पालते थे, इनको चराते थे। ठीक है, और ये सभी बेसिकली मध्य एशिया के जो घास के मैदान थे, यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर छोटे छोटे शिकार उपलब्ध हो जाते थे, जिससे इनका भरण पोषण चलता रहता। और जितने भी शिकारी संग्राहक समाज हुआ करता था, शिकारी संग्राहक जो लोग होते थे, ये बेसिकली साइबेरिया, क्या नाम है, साइबेरियाई, हाँ ठीक है, शिकारी संग्राहक समाज कहाँ रहता था? बेसिकली साइबेरियाई वनों में रहते थे। और ये पशुपालकों की तुलना में काफी गरीब होते थे बेसिकली, क्योंकि इनके पास कुछ होता तो था नहीं, बस शिकार किया, खाया पिया, सो गए, इसके अलावा कुछ पैसे वगैरह होते नहीं थे। तो अब यहाँ पे बात ये सामने आई कि जो पशुपालक होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, जहां पर भी अपना पशु लेके जाते थे, थोड़े टाइम के लिए वहां पे रहते थे, तो वहां पर कुछ समय के लिए पशु चराया और कुछ समय के लिए वहां पे कृषि करते थे। ठीक है,
लेकिन एक सेकेंड, हाँ एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि ये जो मंगोल लोग थे ना, ये बेसिकली ऐसे क्षेत्रों पे जाते थे जहाँ पे चारण क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे ये अपने भेड़ बकरी को चरा सके, पशु को चरा सके। लेकिन अगर वहां की भूमि जो है वो कृषि करने लायक है भी, तो इन्होंने कभी कृषि को नहीं अपनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, मंगोलों ने कभी कृषि को नहीं अपनाया। अभी मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक बता दी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए जितने भी परिवार थे, वहां पे जितने भी कुल वगैरह होते थे, इनके साथ में एक परिसंघ बना लेते थे, जिससे कि इन्हें सुरक्षा मिल जाती थी। ये लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे एवं चरागाह के लिए लड़ाइयां भी किया करते थे। ठीक है ना, तो सिंपल सा इजी वे में आप इसका आंसर ऐसे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहोगे, डिस्क्राइब द सोशल स्टेटस ऑफ द मंगोल्स, तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, वेल 3 मार्क्स का सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन है, समाज में स्वतंत्र कृषकों की भूमिका का आंकलन कीजिए। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बाद में तीसरे वर्ग में जो 2 किसान होते हैं, एक स्वतंत्र और एक सर्व। तो समाज में स्वतंत्र किसानों के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए समझते हैं। तो लिखेंगे इस तरीके से, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। यानी कि स्वतंत्र कृषक थे, इनके पास पहली बात तो भूमि जो थी बहुत कम हुआ करती थी, और ये भूमि होती भी थी तो ऐसा लगता था इन कृषकों को कि इन पर ना जो लॉर्ड है उसका अधिकार है। पुरुषों को सैनिक सेवा में अपना योगदान देना आवश्यक होता था, कम से कम एक वर्ष में 40 दिन तक, कम से कम 40 दिन तक। ठीक है, ये जो कृषक हुआ करते थे इनके द्वारा लॉर्ड की सेवा करनी पड़ती थी या फिर सैनिक सेवा में जाना पड़ता था 40 दिन के लिए एक वर्ष में। कृषकों के परिवारों में जो लॉर्ड की जागीर हुआ करती थी, इन पर जाके काम करना पड़ता था सप्ताह के 3 या फिर 3 से अधिक दिन तक। ठीक है, अब इस श्रम से जो भी पैसा आता था उसे श्रम अधिशेष कहते थे। यानी कि वो पैसा सारा का सारा लॉर्ड के पास चला जाता था। यानी कि सिंपल सी बात है कि कृषकों के परिवार जो कि लॉर्ड के जागीर पर हफ्ते में 2 से 3 दिन तक काम करने के लिए जाते थे, तो उससे जो भी पैसा बनता था वो सारा का सारा श्रम अधिशेष के रूप में लॉर्ड के पास ही रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्वतंत्र कृषक होते थे, ये खेतों में मदद के करने के अतिरिक्त, यानी कि ये देखो, स्वतंत्र किसान एक तो खेतों में मदद करते थे, इसके साथ ही साथ स्वतंत्र किसान की जो स्त्रियां होती थी, जो बच्चे होते थे, इनको भी कार्य करने पड़ते थे। जैसे कि स्त्रियां हो गई, ये सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी, मोमबत्ती बनाती थी। वहीं बच्चे जो होते थे, बच्चे लॉर्ड के लिए क्या करते थे, अंगूरों से रस निकालकर मदिरा को तैयार किया करते थे। यानी कि स्वतंत्र कृषकों का ये जो पूरा का पूरा परिवार होता था, ये लॉर्ड की सेवा में हफ्ते में 2-3 से या फिर 3 से अधिक दिन तक रहा करता था। अब इसी संबंध में एक कर आया था, टेली कर। टेली कर बेसिकली राजाओं के द्वारा कृषकों पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर हुआ करता था, जिसे टेली कर कहते थे। इसमें लॉर्ड अभिजात इसका कोई रोल नहीं रहेगा, सीधा का सीधा कृषक जो है वो राजा को कर दिया करेगा। इस तरीके से ये आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, तो समाज में स्वतंत्र कृषक की क्या भूमिका है, इजी वे में आप इसको यहां से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक बार इंग्लिश में दिखाऊं, तो इंग्लिश में लिखेंगे, एस इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स इन द सोसाइटी। तो क्या रोल है इंडिपेंडेंट फार्मर्स का सोसाइटी में, ये पॉइंट्स इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, वेल यहाँ पे हमारा ये हो गया है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। ये बेसिकली अभी जो है ये हमारा केवल अभी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 जो है उसका लिंक बच्चों आपको यहाँ पे आई बटन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है, अभी से ठीक 2 से 3 घंटे के अंदर भी वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे सेक्शन डी में देखिए क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के होने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने क्लास 11 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट की मिड टर्म सैंपल पेपर को समझा बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको हर एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो बच्चों आपको एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं कुछ, आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी क्वेरी क्वेश्चन को हमारे पास भेज सकते हैं। जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आना। मिलेंगे अगली वीडियो में आपके पार्ट 2 के इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।
वंदे मातरम।